अस्सलाम वालेकुम। तो आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल रिमूव किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका नाम आर्टिकल 370 और दूसरा उसके साथ एक और आर्टिकल होता है 35 से। इन दोनों आर्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। एक रात पहले जिस इलाके के अंदर एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पर 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि अगर कोई प्रोटेस्ट हो या कुछ ऐसा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। मैं बात कर रहा हूँ 5 अगस्त 2019 की, जब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली कश्मीर का फ़ैसला लिया सिमला एग्रीमेंट 1974 और यूएन की रेजोल्यूशंस की मुखालफत करते हुए। अब आर्टिकल 370 और 35 ए के हटने से क्या इम्प्लीकेशन हुई उस पर बात करते हैं। आर्टिकल 370 बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ 1954 के बाद, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान की जो रियासत है उसका जो रोल है वो सिर्फ डिफेंस तक रहेगा, फॉरेन अफेयर्स तक रहेगा और कम्युनिकेशंस तक रहेगा, और बाकी सारे जो लॉज हैं वो स्टेट अपने जो गवर्नेंस है उसको खुद देखेगी। और अगर उसमें कोई चेंज होता है तो चेंज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो JNK की है उसकी मर्ज़ी के साथ प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। अब ये एक चीज़ होगी। उसके साथ इससे होता ये कि जो आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर का अपना एक फ़्लैग होता है, उस वक्त उनका अपना एक पीनल कोड होता है। कोड जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड है जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, तो कश्मीर का अपना पीनल कोड होता है जिसका नाम था रणवीर पीनल कोड। रणवीर पीनल कोड होने के साथ साथ वहाँ पे फिर एक और चीज़ थी कि वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि कश्मीर के सिटीज़न तब आप होंगे कि आप इंडिया की भी सिटीजनशिप हो और कश्मीर की भी सिटीजनशिप हो। अगर इसमें से कोई एक सिटीजनशिप मिसिंग है तो आप इंडिया के सिटीज़न नहीं होंगे। साथ ही उसके आर्टिकल 35A था जिसके मुताबिक कश्मीर के अंदर का जो रेजिडेंट है वो वहाँ के मुकामी बंदा ही होगा। ये यहाँ तक था कि अगर कोई कश्मीरी औरत किसी हिंदुस्तानी से या किसी दूसरे आदमी से शादी करती है जिसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन 2002 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि वो औरत की प्रॉपर्टी तो किसी और को ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसके नेक्स्ट ऑफ किन, उसके बच्चों को उसके मरने के बाद ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें थी। इससे बेसिकली मकसद ये था कि कश्मीर की डेमोग्राफी को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि UN के अंदर आपने कमिट किया हुआ था प्लेबिसाइड का। तो होता ये कि 1 अगस्त 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इंडिया के एक आर्टिकल 367 जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका अंदर उसका एक सेक्शन 4 है, क्लॉज 4, उसको अंदर कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लफ्ज़ है इसको हम यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ़र्क और लेजिस्लेटिव असेंबली का फ़र्क बता दूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आइन साज असेंबली होती है जो आइन बनाती है, वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जिसके पास बना बनाया आइन मौजूद होता है और उस आइन को चला रही होती है। तो पहले तो मसला ये था कि इसको आइन क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 में जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इसमें होनी चाहिए 7 रजामंदी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको इंटरप्रेट ही ऐसे कर दिया। जब ये हुआ तो उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए 5 अगस्त को 2 बिल्स अमित शाह ने पार्लियामेंट में लेके आए, जिसमें था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रीइन्वेंशन ऑफ आर्टिकल 370। उसके अंदर उसने ये कहा कि आर्टिकल 370 के इन 2 बिल्स में कहा कि आर्टिकल 370 को रिवोक कर देना चाहिए और इसके साथ मतलब कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एप्लीकेबल हो कश्मीर के हर अफेयर में जैसे हिंदुस्तान की किसी बाकी रियासत में होता है। सिमिलरली जब ये होगा तो आर्टिकल 35 है तो अपने आप ही हट जाएगा, और उसको भी उन्होंने साथ रास्ता निकाल लिया। दूसरा जो रीऑर्गेनाइजेशन था कश्मीर का, उसमें उसने कहा कि कश्मीर को 2 टेरिटरीज में बाइफरकेट किया जाए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले होता इस तरह था कि जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में ही लद्दाख आता था, लेकिन अब इसको अलहदा कर देना चाहिए। तो हुआ इस तरह कि ये हो गया। अब इसकी इम्प्लीकेशंस ये हुई कि कश्मीर में आज तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है,
वहाँ पे कोई वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इंडियन स्टेट ने इतना ऑप्रेस किया कि वहाँ पे चाहे वो पीडीपी हो महबूबा मुफ्ती की या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन सबको बंद करके रख दिया। अब इसे हुआ क्या कि दोनों के दरमियान इतनी रिफ्ट बढ़ चुकी है और इतना एक क्योस क्रिएट हो चुका है कि डायलॉग का माहौल ही नहीं रहा। जब डायलॉग का माहौल नहीं रहा तो इसका मतलब है कि इंडियन स्टेट अपना पूरी फोर्स के साथ उनको ऑप्रेस कर रही है और उस ऑपरेशन को कंटिन्यू रख रही है। इसके ऊपर रिजर्वेशंस पाकिस्तान की भी हैं और इंडिया के अंदर जो सेम वॉइसेस हैं या कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं उनकी है कि इससे कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सकता है और कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जब उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे मर्जी का जो जी मैं करे और कश्मीरियों को की जो आइडेंटिटी है उसको अंडरमाइन करे। इससे हुआ ये कि वहाँ पे एक ज़्यादा रेडिकलाइजेशन क्रिएट हुई और हालात ठीक होने के बजाय ख़राब हुए, बल्कि अब तो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि साउथ कश्मीर का जो एरिया उसमें मिलिटेंसी इंतहा में पहुँच गई। जो मुजाहिदीन हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी लड़ाई इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है और इंडियन फ़ौजियों की और इनकी लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा दोनों साइड्स का जानी नुकसान हो रहा है। तो इससे अगर देखा जाए तो इससे फ़ायदा तो नहीं हुआ ना इंडियन स्टेट का ना कश्मीरियों का। सिर्फ ये है कि बीजेपी के गवर्नमेंट ने एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक मूव कर ली जो कि जिससे उनको थोड़ा बहुत शायद कोई पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिल जाए। तो इसमें से सबक हमारे लिए पाकिस्तान के लिए और जनरली क्या मिलता है इंडिया के लिए। अगर हम कश्मीर इशू को कंपेयर करें मकाओ से और हांगकॉन्ग से तो हमें समझ आता है कि डायलॉग से और डिप्लोमेसी से इस मसले को हल किया जा सकता है। दूसरा, अभी जैसा आपने देखा बलूचिस्तान में डॉक्टर महारंग बलोच की जो प्रोसेशन था उसको जिस तरह फोर्सफुली रोका गया, ये कश्मीर की अगर हम एग्जांपल लें तो हमें इसे नज़र आता है कि इससे एलियनेशन बढ़ती है, फ़ायदा नहीं होता। तो हमारी स्टेट जहाँ पे हमें कश्मीरियों की राइट्स की बात करनी चाहिए वहाँ पे हमें चाहिए कि अगर हमारे अपने मुल्क में किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों के राइट्स अंडरमाइन हो रहे हैं तो हमें उनके साथ भी डायलॉग करना चाहिए और उनके साथ भी डेडलॉक ख़त्म करना चाहिए और एक एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए ताकि इसमें ना कोई जानी नुकसान हो, ना कोई रेडिकलाइज हो चीज़ें, ना ही कोई एक्सट्रीम पे चीज़ें जाएँ। थैंक यू।